पिछले कुछ दिनों से हमारी कंटिन्यूसली एक सीरीज चल रही है जहाँ पे हम लोग करंट अफेयर्स का डिस्कशन कर रहे हैं। और करंट अफेयर्स का डिस्कशन मैं जो आप लोगों के साथ कर रहा हूँ वो मैं कर रहा हूँ यूजिंग अ वेरी गुड एंड अ वेरी प्रेस्टिजियस न्यूज़पेपर इंडियन एक्सप्रेस। मैं स्टूडेंट्स जैसे आप लोगों को हमेशा ये पॉइंट आउट करता हूँ कि इंडियन एक्सप्रेस को मैं इसलिए प्रेफर करता हूँ क्योंकि इंडियन एक्सप्रेस कंपैरेटिवली न्यूज़ बहुत सही तरीके से कवर करता है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। और साथ ही साथ जो हमारे को ध्यान रखना है, जो हमारे लिए काम की चीज़ हो जाती है, दैट इज़ इसमें बहुत ज़्यादा हमारे को कोई एक्सट्रीम टोन या टेनोर नहीं देखने को मिलता है कुछ टॉपिक्स को लेके। नाउ मेरी पर्सनल चॉइस होती है इंडियन एक्सप्रेस न्यूज़पेपर को। जनरली हिंदू और इंडियन एक्सप्रेस दो पेपर बहुत बेहतरीन माने जाते हैं किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम को निकालने के लिए, चाहे वो जुडिशरी हो, चाहे वो यूपीएससी हो या वो क्लैट हो। आई प्रेफर इंडियन एक्सप्रेस। और अगर आप कंपेयर करेंगे इंडियन एक्सप्रेस और हिंदू में तो कंपैरेटिवली आपको इंडियन एक्सप्रेस थोड़ा सा इजी लगेगा फॉर्मेट वाइज। सो लेट्स स्टार्ट विद द डिस्कशन ऑफ इंडियन एक्सप्रेस फॉर द डे। टुडे इज 13th मार्च, फ्राइडे। स्टूडेंट्स, इंटरेस्टिंगली फ्राइडे द 13th मार्च को कई बार हॉरर और स्पूकी चीज़ों से जोड़ा जाता है। सो आई होप आज का दिन आप लोगों के लिए स्पूकी ना रहे। लेट्स स्टार्ट विद टुडेज डिस्कशन। आज जो हमारे लिए रेलेवेंट न्यूज़ हो जाती है वर्ल्ड पेज पे जो हमारे को देखने को मिल रही है, ये न्यूज़ एक्चुअली फ्रंट पेज पे भी जाएगी। दिस बेसिकली द टॉपिक पर्टेन्स टू जो इस समय चल रहा है। ईरान ने जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज है, जो एक बार बार हम लोग डिस्कशन करते रहते हैं, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, रोज ये डिस्कशन हो रहा है। ये हमारे को देखने को मिलता है कि पर्शियन गल्फ के पास है और ये ईरान से लगा हुआ है। और ये गल्फ कंट्रीज की जब मैं आपसे बात करता हूँ देन वी आर टॉकिंग अबाउट कंट्रीज लाइक सऊदी अरेबिया, ईरान, कुवैत, बहरीन, यूनाइटेड अरब एमिरेट, जिसको आप लोग हम भाषा में कई बार दुबई के भी नाम से बुलाते हैं, कतर। सो ये जो कंट्रीज हैं इनके पास जो समुद्र है वो समुद्र है पर्शियन गल्फ। और उस पर्शियन गल्फ को जो बाहर दुनिया के समुद्रों से जोड़ता है वो वाटर का स्ट्रेट को बोला जाता है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज। ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज वो है स्टूडेंट्स जो कि आज की डेट पे ईरान, आप लोग को ये आइडिया होगा कि अमेरिका एंड इसराइल की युद्ध चल रहा है, का लड़ाई चल रही है ईरान से। ईरान ने इस स्टेट ऑफ हॉर्मुज का इस समय एक तरीके से एम्बार्गो लगा रखा है, एक तरीके से रोक लगा के रखी हुई है कि हम यहाँ से किसी भी समुद्री जहाज को नहीं निकलने देंगे, क्योंकि ईरान कहीं ना कहीं इस हमले में इस समय फंसा हुआ है और ईरान रिटालिएट कर रहा है गल्फ कंट्रीज पे, उन सारे देशों पे जहाँ जहाँ पे अमेरिका के बेसिस हैं। एंड बेसिस का मतलब है युद्ध करने के लिए जहाँ जहाँ पे अलग अलग देशों में अमेरिका ने अपने बेस बनाए हुए हैं। सो इस पर्टिकुलर जोग्राफिकल लोकेशन को ईरान इस समय डोमिनेट करने की कोशिश कर रहा है। और कोई भी शिप जो वहां से निकलने की कोशिश कर रहा है उस शिप को ईरान उड़ा देने की एक प्रोसेस में है, जो कि कल भी हम लोग को देखने को मिला और आज भी आप ये जो फोटोग्राफ देख रहे हैं इस फोटोग्राफ में हमको देखने को मिलता है। एंड ये देखिए यहाँ पे लिखा भी हुआ है पेपर में, एंड ऑयल टैंकर बर्न्स आफ्टर बीइंग हिट बाय एन ईरानियन स्ट्राइक। सो हमको देखने को मिल जाता है कि ईरान के द्वारा जो स्ट्राइक करी गई है उस स्ट्राइक में ये पर्टिकुलर प्लेन, ये शिप उड़ा दिया गया है। तो ये बड़ी खतरनाक जोन बन चुकी है आज की डेट में, यहाँ से शिप्स नहीं क्रॉस कर पा रहे हैं। कल हम लोगों ने पढ़ा था कि एक थाईलैंड का शिप था जो कि इंडिया के कांडला पोर्ट आ रहा था, ये और उसको भी उड़ा दिया गया। ये सेम प्रोसेस में न्यूज़ चल रही है। दिस इज नॉट अ वेरी इंपॉर्टेंट न्यूज फॉर यू पर से। अगर स्टूडेंट्स मैं आपसे बोलूँ, हाँ, जोग्राफिकली स्टेट ऑफ हॉर्मुज क्या है, गल्फ कंट्रीज क्या हैं, ये आप लोगों को डेफिनेटली मालूम होना चाहिए। इंटरनेट का, गूगल का भरपूर प्रयोग करिए और देखने की, समझने की कोशिश करिए। जहां आपको नहीं समझ में आता है, मैं सिद्धार्थ दुबे, मैं आप लोगों को व्हाट्सएप पे, टेलीग्राम पे, इंस्टाग्राम पे, यूट्यूब पे के कमेंट बॉक्स में हर जगह पे आपके साथ जुड़ा हुआ हूँ। आप मुझे रीच आउट कर सकते हैं। मैं लखनऊ शहर में गोमती नगर बेस्ड एक लेक्स लोसाई क्लैट अकेडमी का चीफ मेंटोर हूँ। आपकी कोई भी क्वेरी हो, आप कोई भी मदद चाहते हो क्लैट से रिलेटेड, प्लीज रीच आउट टू मी। चलिए नेक्स्ट न्यूज़ पर आ जाते हैं। नेक्स्ट न्यूज़ जो हमारे लिए रेलेवेंट है स्टूडेंट्स, दैट इज अभी जैसे मैं आपको बता रहा था कि अलग अलग देशों पे हमला चल रहा है, ईरान और इसराइल का युद्ध चल रहा है। अब यहाँ पे एक देश पड़ता है जिसका नाम है लेबनान, जिसको हम लोग मिडिल ईस्ट का कंट्री कहते हैं। लेबनान में आप में से जिन लोगों को ना मालूम हो, आप लोगों को स्टूडेंट्स मालूम होना चाहिए, एक ग्रुप है जिसका नाम है हिजबुल्ला। हिजबुल्ला।
अब ये जो पर्टिकुलर ग्रुप है, इस ग्रुप में ये माना जाता है कि कहीं ना कहीं ये सपोर्ट करता है, कहीं ना कहीं ये मदद करता है ईरान को, या ईरान के द्वारा ये बैक्ड ग्रुप है, और ये पैलेस्टीन के युद्ध में इसराइल के खिलाफ था। अब ये थोड़ी सी बैकग्राउंड स्टोरी हो जाती है कि इसराइल एक पर्टिकुलर कंट्री है, जिस इसराइल जो देश बनाया गया था वर्ल्ड वॉर 2 के बाद, उसको जिस लोकेशन पे बनाया गया वो फिलिस्तीन या पैलेस्टीन नाम की जगह थी, जो कि बेसिकली मुस्लिम डोमिनेटेड एरिया था। और इसराइल जो बनाया गया, वो इसराइल बनाया गया है यहूदी या ज्यूज डोमिनेटेड लोगों के लिए एक अलग से देश। अब इसकी तो बहुत लंबी चौड़ी हिस्ट्री हो जाती है कि आखिर क्यों इसराइल को वहां पे बनाया गया, या क्यों यूनाइटेड स्टेट्स, यूनाइटेड किंगडम का रोल था, यूनाइटेड नेशंस का रोल था इसराइल के जन्म में। सो अभी मैं उस डिटेल में तो नहीं जा रहा, उसके लिए मैं अलग वीडियो आप लोगों के साथ बनाऊंगा। बट अभी के लिए आप समझिए कि इसराइल के नॉर्थ में ये देश पड़ता है जिसका नाम है लेबनान। इस देश में हिजबुल्लाह नाम का एक ग्रुप है जो कि समर्थन करता है उन मुस्लिम्स को जो रहते हैं इसराइल में आज की डेट में। और इन मुस्लिम्स को, मैं सबकी बात नहीं करता, पर मेजॉरिटी जो उस इलाके में रहने वाले थे उनको बोलते हैं पैलेस्टीनियंस। इन पैलेस्टीनियंस की आज़ादी की लड़ाई या इन पैलेस्टीनियंस की मदद के लिए हमको देखने को मिलता है हिजबुल्लाह काम करता है, जो कि ईरान के सपोर्ट से चलता है। नाउ क्योंकि हिजबुल्लाह अपने आप में एक टेररिस्ट ग्रुप की तरीके से इसराइल ने डिक्लेयर करा हुआ है, अमेरिका ने डिक्लेयर करा हुआ है, तो इन पे हमला करने के लिए इसराइल ने अटैक करा बेरूत पे। बेरूत क्या है? बेरूत इज अ वेरी प्रोमिनेंट सिटी ऑफ लेबनन, और इस पर्टिकुलर सिटी में हमको देखने को मिल जाता है हिजबुल्लाह के लोग रहते थे, तो उनका सफाया करने के लिए, उनको हटाने के लिए हमला करा गया है बाय इसराइल इन लेबनन। आई होप ये पर्टिकुलर न्यूज़ यहाँ पे आप लोगों को समझ में आ जाएगी। स्टूडेंट, जैसे मैं आप लोग को बार बार कहता हूँ, जब आप क्लैट की तैयारी कर रहे हैं, मैं बहुत बार वीडियोस देखता हूँ, अलग अलग टीचर्स को फॉलो करता हूँ। आई फेल टू अंडरस्टैंड कि बहुत ज़्यादा डेप्थ में आखिर क्यों आप लोगों को बोला जाता है कि करंट अफेयर्स के लिए जाइए। यस, करंट अफेयर्स आर इंपॉर्टेंट। करंट अफेयर्स चाहे एलिट का एग्जाम हो, चाहे क्लैट का एग्जाम हो, उसमें इंपॉर्टेंट है, बट नॉट टू मच इनटू द डेप्थ। हाँ, अगर आप जुडिशरी का पेपर दे रहे हैं तो डेफिनेटली आपको बहुत डेप्थ में जाना चाहिए उसी टॉपिक के, बिकॉज वो ब्रॉड हो जाता है। बट क्लैट में ज़्यादा से ज़्यादा टॉपिक्स को जानूं, बट बहुत डेप्थ में जानने की ज़रूरत नहीं है। चलिए आगे चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट ये न्यूज़ हमारे लिए बहुत रेलेवेंट नहीं है। अब हम लोग फ्रंट पेज पर आ जाते हैं इंडियन एक्सप्रेस के। हाँ, इंटरेस्टिंगली आप में से कई लोगों को लगेगा कि सर पहला पेज क्यों नहीं फ्रंट पेज था। भाई, इंडियन एक्सप्रेस में कई बार क्या होता है, और कई न्यूज़पेपर्स में क्या होता है कि जब सबसे पहले पेज पे, फ्रंट पेज पे कोई एडवर्टीजमेंट होता है, तो उसका जो सेकंड पेज था उस पर वर्ल्ड आ जाता है, और फिर थर्ड पेज पे इंडियन एक्सप्रेस आ जाता है। अब ये जब आप एक्चुअल पेपर, जब फिजिकल कॉपी को सामने देखोगे ना, तो आप लोगों को समझ में आएगा, ऐसे थोड़ा सा कंफ्यूजन हो सकता है। चलो खैर, न्यूज़ पर आ जाते हैं। अभी मैं आपको स्टेट ऑफ हॉर्मुज के बारे में बता रहा था। सो स्टेट ऑफ हॉर्मुज को जोग्राफिकली ज़रूर समझने की कोशिश करिए। स्टेट ऑफ हॉर्मुज को आज की डेट में जैसे लिखा है ना, टू रिमेन क्लोज्ड, सो आखिर ये क्लोज कौन करने की कोशिश कर रहा है? ईरान। स्टेट ऑफ हॉर्मुज टू रिमेन क्लोज्ड, शट यूएस बेसिस और अटैक्स कंटिन्यू, ईरान लीडर। सो ईरान के जो नए नेता हैं, जिनका नाम है मुज्तबा खमेनी, ये नाम आपको मालूम होना चाहिए। मुज्तबा खमेनी जी का ये स्टेटमेंट आया है, या ईरान की तरफ से ये स्टेटमेंट आया है कि अगर ईरान की कुछ शर्तों को नहीं माना जाएगा, ईरान पे हमले बंद नहीं करे जाएंगे, ईरान पे जिन जिन बेसिस, बेसिस मतलब उन उन जोग्राफिकल लोकेशन, जिन जोग्राफिकल लोकेशन पे यूनाइटेड स्टेट्स ने अपनी नेवी या एयरफोर्स को रखा हुआ है अलग अलग देशों में, जैसे अगर आप देखें, मैंने आपको अभी बता रहा था, सऊदी अरेबिया, कतर, कुवैत, यूएई, इन सारे देशों पे भी ईरान हमला कर रहा है। तो आखिर इन देशों पे ईरान हमला क्यों कर रहा है? उसका रीज़न ये है कि ये ज़्यादातर देशों में यूएस बेसिस हैं, मतलब यूएस की नेवी वहाँ पे है, या तो यूएस की एयरफोर्स वहाँ से ऑपरेट करती है। तो ईरान कह रहा है ये सारे बेसिस बंद करो, इन बेसिस से हमला करना बंद करो, नहीं तो हम लड़ाई लड़ते रहेंगे और स्टेट ऑफ हॉर्मुज को भी हम बंद करके रखेंगे। अब स्टेट ऑफ हॉर्मुज बच्चों इसलिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि दुनिया का एक मेजॉरिटी हिस्सा ऑफ ऑयल एंड गैस, नेचुरल गैस, ऑयल एंड नेचुरल गैस, ये दोनों चीज़ें इस पर्टिकुलर एरिया से निकलती है। दुनिया के करीब एक चौथाई, ऑलमोस्ट 25% के आसपास जो
पेट्रोलियम के उत्पादन होता है वो हमारे को देखने को मिलता है ईरान, इराक, कुवैत, सऊदी अरेबिया, कतर, ऐसे देशों में, यूएई, और वो सारे के सारे देशों से जहाँ से समुद्र के रास्ते जो निकलता है तेल की आवाजाही होती है दुनिया भर के अलग अलग देशों में, दैट इज फ्रॉम दिस रूट ऑफ स्टेट ऑफ हॉर्मुज। सो ईरान का सिंपल कहना है कि भैया बेसिस बंद करो, लड़ाई को, युद्ध को रोको, नहीं तो हम स्टेट ऑफ हॉर्मुज नहीं खोलने देंगे। और स्टेट ऑफ हॉर्मुज को अगर ईरान बंद रखेगा, हमला करता रहेगा, शिप्स डुबाता रहेगा, तो उससे प्रॉब्लम क्या आएगी, पूरी दुनिया में ऑयल एंड नेचुरल गैस का क्राइसिस होने लगेगा। जैसे आप लोगों ने फॉलो करा होगा, आप लोगों ने देखा होगा कि इस समय इंडिया में बात करी जा रही है कि भाई गैस सिलेंडर्स खत्म हो रहे हैं, रेस्टोरेंट्स में खाना नहीं सर्व हो रहा है, रेस्टोरेंट्स बंद हो रहे हैं, ऐसी खबरें हम लोग को सुनने को मिल रही हैं। सो ये क्यों हो रहा है आखिर, ये किस चीज का इम्पैक्ट है? ये जी स्टेट ऑफ हॉर्मुज से जो रास्ता बंद करा जा रहा है ईरान, ये उसका इम्पैक्ट है। देखिए बगल में ये न्यूज है ना यहाँ पे, दिल्ली टू बेंगलुरु ईटरीज फील द हीट एज एलपीजी सिलेंडर ब्लैक मार्केटिंग सर्जेस। अब देखो हमारे देश में और जनरली दुनिया भर में क्या होता है, जैसे किसी चीज की किल्लत होती है, किसी चीज की कमी होती है, सो द ब्लैक मार्केटियर्स और द होर्डर्स कम इनटू प्ले एंड देन दे स्टार्टेड होर्डिंग थिंग्स, कि भाई वो क्या करेंगे कि उनके पास एक ही सिलेंडर या दो होना चाहिए, पर वो 10 किसी तरह अपने पास इकट्ठा कर लेंगे, फिर उस क्योंकि डिमांड ज़्यादा है तो उसको महंगी कीमत पे बेचेंगे। मान लो अगर 1,000 रुपये में एक सिलेंडर जाना चाहिए, तो अब वो जो उनके पास आएगा, क्योंकि वो ज़रूरतमंद है, उसको ज़रूरी है भाई, किचन कैसे चलेगा, तो कहेगा जी 2,000 में दूंगा, तो देना पड़ेगा। सो ये ब्लैक मार्केटिंग है। इसको ऑब्वियसली इंडियन गवर्नमेंट बहुत स्ट्रिक्टली रोकती है, इंडियन गवर्नमेंट इसको गैर कानूनन कहती है, भारत के कानून इसको गलत कहते हैं, और भारत सरकार उसको रोकने की भी पूरी कोशिश में लगी हुई है। बट पैरेलली ये जो किस रीजन से ये प्रॉब्लम आ रही है, ये जो ईरान और स्टेट ऑफ हॉर्मुज में इस समय हो रहा है, इसराइल, यूएस और ईरान के बीच में जो हो रहा है, ये सब उसकी वजह से। इसी न्यूज से रिलेटेड एक और चीज आप लोग देखिए जो आप लोगों के लिए रेलेवेंट हो जाती है, जो आप लोगों को ध्यान रखनी जरूरी है। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो हमारे को ईरान से ही रिलेटेड देखने को मिलता है। प्राइम मिनिस्टर मोदी स्पीक्स टू पेजेश्कियां, डीप कंसर्न ओवर लॉस ऑफ लाइव्स एंड एस्केलेशन ऑफ टेंशंस। अब भाई पेजेश्कियां साहब कौन है? पेजेश्कियां साहब आज की डेट में ईरान के प्रेसिडेंट हैं। अब अगर मैं यहाँ पे आप लोग को पॉइंट आउट कर दूं, मैंने एक ये नाम भी मार्क करा था, मुज्तबा खुमैनी। तो भाई ये कौन है? अगर प्रेसिडेंट ये हैं तो फिर ये साहब कौन है? ये हैं सुप्रीम लीडर, सुप्रीम लीडर। अब आप कह सकते हैं कि सर सुप्रीम लीडर क्या होता है? भाई सुप्रीम लीडर ईरान में, हर देश में नहीं होता, ईरान में जो व्यक्ति प्रेसिडेंट के भी ऊपर आता है वो सुप्रीम लीडर होते हैं। ये रिलीजियस एज वेल एज पॉलिटिकल गुरु और लीडर ऑफ द एंटायर नेशन इंक्लूडिंग द प्रेसिडेंट एंड इंक्लूडिंग द प्राइम मिनिस्टर होते हैं। तो ये एकदम टॉप पर आ जाते हैं, प्रेसिडेंट के भी ऊपर आ जाते हैं, ये वो साहब है। सो प्रेसिडेंट पेजेश्कियां साहब से मोदी जी ने बात करी है। मोदी जी ने एक तरीके से सहानुभूति, सिंपैथी देने की कोशिश करी है भाई, कि आपके देश में जो लोगों की जान जा रही है, आपके देश में जो हो रहा है, उससे जो नुकसान हो रहा है, हम उसमें आपके साथ सिंपैथाइज करते हैं। कहीं ना कहीं मोदी जी ये भी करने की कोशिश कर रहे हैं कि भाई हम नहीं चाहते कि ये प्रॉब्लम्स बढ़े, बट इसके पीछे एक बहुत बड़ा और भी आप इंटेंशन समझिए। देखिए इंडिया और ईरान के आज से नहीं, हजारों वर्षों से अच्छे संबंध रहे हैं, और जब भारत आज़ाद हो गया, मॉडर्न डे ईरान बन गया, तो तब भी हमारे अच्छे संबंध रहे हैं। सो हम, और हमारे से बहुत दूर भी नहीं पड़ता है ईरान, तो हम ईरान के साथ डेफिनेटली अच्छे संबंध चाहते हैं, हम ईरान के साथ खराब संबंध नहीं चाहते। उसका एक और बहुत बड़ा रीज़न है कि ईरान से ऑयल एंड गैस सप्लाईज इंडिया में आते हैं। सो इसी वजह से प्राइम मिनिस्टर मोदी वांट्स टू मेक श्योर, एज मच एज आई अंडरस्टैंड, कि भाई ईरान के साथ हमारे रिश्ते ना खराब हों। जैसे अमेरिका हमारे लिए हमारा मित्र है, जैसे सऊदी अरेबिया हमारा मित्र है, जैसे इसराइल हमारा मित्र है, उसी तरीके से जो दूसरी साइड पे बैठा है देश ईरान, वो भी कहीं ना कहीं हमारा मित्र राष्ट्र है। It's an ally, it has been an ally, it has been a friend, the country has been a friend. So मोदी जी वही कोशिश कर रहे हैं कि भाई अच्छे संबंध बने रहें। और उसका मैंने जो दूसरा भी आपको बताया कि भाई ऑयल एंड गैस सप्लाई उस देश से आता है, प्लस स्टेट ऑफ हॉर्मुज से बहुत सारा आता है जिसको ईरान रोक रहा है। सो कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि आगे प्राइम मिनिस्टर मोदी यही चाहेंगे कि भाई ईरान से वो ये कहें कि भाई देखिए लड़ाई आपकी है और लड़ाई बाकी देशों की है, उसमें आप हमारे सप्लाईज को क्यों रोक रहे हैं? तो शायद ये कहीं ना कहीं पॉलिटिकल रीजन भी हो जाता है, हमारी नीड है, हमारे देश की नीड है,
ऑयल एंड गैस सप्लाईज फ्रॉम दैट एरिया। चलिए आगे चलते हैं। अच्छा, अब इस न्यूज़ में आपके लिए क्या रेलेवेंट है? मुस्तफा खुमैनी जी का नाम, मसूद पेजिशकियां जी का नाम, स्टेट ऑफ हॉर्मोज तो मैं भाई बार बार कह ही रहा हूँ आप लोगों से। ये जो शिप आ रहे हैं या शिप जो जिनमें आग लगा दी जा रही है, मुझे नहीं लगता कि स्टूडेंट से बहुत रेलेवेंट होगा। इस पे बहुत फोकस आपको नाम रटने की ज़रूरत नहीं। नेक्स्ट न्यूज़ पर आ जाते हैं। अब नेक्स्ट न्यूज़ जो जुड़ी हुई है वो जुड़ी हुई है यूनाइटेड स्टेट्स से। अब यूनाइटेड स्टेट्स को चलाने वाले जो सज्जन हैं, जो साहब हैं, वो साहब का नाम है डोनाल्ड ट्रंप। अब मैं डोनाल्ड ट्रंप की क्या तारीफ करूं, ये तो आप खुद ही जानते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप साहब कई बार इस तरीके के फैसले रहते हैं जो लगता है कि भाई सही फैसले नहीं हैं। अब डोनाल्ड ट्रंप कई बार ऐसे काम करते हैं जिसमें यह भी दिखता है कि डोनाल्ड ट्रंप जो कर रहे हैं वो दूसरों का नुकसान करेंगे, और डोनाल्ड ट्रंप करते हैं, और डोनाल्ड ट्रंप को कोई शायद समझाने वाला नहीं है कि भाई आप पल में तोला पल में मासा मत हुआ करिए। एक तरफ तो डोनाल्ड ट्रंप हमेशा कहते हैं कि हम इंडिया के दोस्त हैं, प्राइम मिनिस्टर मोदी हमारे दोस्त हैं। एक तरफ डोनाल्ड ट्रंप इंडिया की तारीफ करते हैं। कल ही इंडिया की वो तारीफ कर रहे थे रिलायंस इंडस्ट्रीज की वजह से मोदी जी की, कि भाई इंडिया की कंपनी एक प्रोजेक्ट लेकर आ रही है, दुनिया की सबसे बड़ी रिफाइनरी लेकर आ रही है टेक्सास अमेरिका में। दूसरी तरफ अब क्या करा है यूनाइटेड स्टेट्स ने, और इसको आप मार्क करके रखिएगा बच्चों। The US has launched an investigation under Section 301 of Trade Act of 1974 into more than a dozen countries, including India and China, citing structural excess capacity and overproduction in certain manufacturing sectors. अब आप क्या ही बोला जाए, इंटरेस्टिंगली चीज देखिए भाई। इल्जाम क्या लग रहा है? इल्जाम ये लग रहा है इंडिया पे, और भी देशों पे, पर हम इंडिया की बात करेंगे। एक ट्रेड एक्ट है 1974 का अमेरिका का, जिस एक्ट में वो इन्वेस्टिगेशन इंडिया पे लॉन्च कर रहे हैं कि जी हम अपनी कैपेसिटी से ज्यादा प्रोड्यूस करते हैं, हम ओवर प्रोड्यूस करते हैं मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में, और उनके हिसाब से ये हम इलीगल काम कर रहे हैं। अब ये वो, अब आप प्रैक्टिकली देखो कि भाई अगर हम अच्छा प्रोड्यूस कर रहे हैं, मैन्युफैक्चरिंग हमारे देश में अच्छी हो रही है किसी भी टॉपिक पे, और हम इंटरनेशनली उसको बेच सकते हैं, बेचने की कोशिश कर रहे हैं, तो उसमें हम तो अपने देश के लिए सही कर रहे हैं, हम गलत क्या कर रहे हैं, हम इलीगल क्या कर रहे हैं। बट क्योंकि अगर आप लोगों को याद हो तो मोदी जी ने, सॉरी डोनाल्ड ट्रंप जी ने हमारे ऊपर टैरिफ लगाए थे, और वो हमारे क्या दुनिया भर के देशों पे टैरिफ्स लगाए थे, अगर आप लोग ने न्यूज़ फॉलो करी थी। और वो जो टैरिफ थे, वो जो टैक्सेस थे, वो टैक्सेस उनका कहना है कि जी बाकी देश हमारे अमेरिका के साथ बाकी देश गलत तरीके से ट्रेड करते हैं, जिससे दूसरे देशों को फायदा होता है, अमेरिका को फायदा नहीं होता। उसको ठीक करने के लिए उन्होंने टैरिफ्स लगा दिया। अब ये जो टैरिफ्स उन्होंने लगाए, उस टैरिफ को उन्हीं के देश के सुप्रीम कोर्ट ने इलीगल करार कर दिया। देखिए, द ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन आफ्टर द यूएस सुप्रीम कोर्ट लास्ट मंथ डिक्लेयर्ड इलीगल द रेसिप्रोकल टैरिफ्स लेवीड, द प्रेसिडेंट लेवीड। मतलब राष्ट्रपति जी ने जो टैरिफ लगाए थे वो इलीगल थे, और वो इलीगल टैरिफ्स को उन्हीं के देश के सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया। अब ये जो खारिज कर दिया गया, अब इसमें हमको क्या देखने को मिलता है? ये न्यूज़ आगे कंटिन्यू हो रही है, ये न्यूज़ आगे हमारे लिए रेलेवेंट नहीं है, मैं आपको ले चलता हूँ नेक्स्ट कंटिन्यूटी में। हाँ जी, ये पढ़िएगा ये न्यूज़। टारगेटिंग इंडिया, द USTR said India had trade surplus of 58 billion with US in 2025, and that the sectors include textile, health, construction goods and automotive goods. अब अगर आप प्रैक्टिकली देखो कि भाई अगर हम बेहतर प्रोडक्शन करते हैं, अगर हम बेहतर तरीके से चीज़ें बेच रहे हैं, तो उसमें हम गलत क्या कर रहे हैं? परंतु अब अमेरिका को लगता है कि शायद हम उसमें कुछ गलत कर रहे हैं, हमें ऐसा नहीं करना चाहिए, हमें जितना अपना मैन्युफैक्चरिंग करनी चाहिए हम उससे ज़्यादा मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं, और इनके कानून, हमारे देश नहीं इनके देश के कानून के तहत वो चीज़ गलत हो जाती है, तो उससे वो जस्टिफाई करने की कोशिश करेंगे कि हम इसलिए टैरिफ लगाएंगे क्योंकि ये गलत तरीके से या ज़्यादा प्रोडक्शन करते हैं। फॉलो करिए न्यूज़ को भाई, रेलेवेंट है। बाकी फारूक अब्दुल्ला जी की न्यूज़, ये जो यहाँ पे थी फ्रंट पेज पे, ये मैं कल आप लोग को मार्क करा चुका हूँ। इनके ऊपर असैसिनेशन अटेम्प्ट हुआ। यू शुड नो हुज फारूक अब्दुल्ला, एक्स चीफ मिनिस्टर रह चुके हैं जम्मू कश्मीर के। इनके पुत्र इस समय उमर अब्दुल्ला जी जम्मू कश्मीर के चीफ मिनिस्टर हैं। अभी जम्मू कश्मीर आज की डेट में एक यूनियन टेरिटरी है, पहले जम्मू कश्मीर एक स्टेट रह चुका है, उसके भी उमर अब्दुल्ला जी चीफ मिनिस्टर रह चुके हैं, और फारूक अब्दुल्ला जी भी जम्मू एंड कश्मीर स्टेट के चीफ मिनिस्टर रह चुके। कमिंग फ्रॉम अ फेमस फैमिली, एंड एक्स चीफ मिनिस्टर हैं तो खुद पावरफुल
पोजीशन में पहले रह चुके हैं, इनके ऊपर असैसिनेशन अटेम्प्ट 2 दिन पहले हुआ था। सो नेम को आप लोग को ध्यान रखना चाहिए। चलिए, नेताजी से रिलेटेड न्यूज़ वैसे और होती तो रेलेवेंट होती, बट अभी इसका कोई फैसला नहीं आया, तो लेट्स वेट। ये बेसिकली न्यूज़ रिलेट करती है कि सुभाष चंद्र बोस जी, आप लोग ने सुना होगा, सुभाष चंद्र बोस जी एक बहुत ही फेमस फ्रीडम फाइटर भारत के रहे थे और लोग बहुत सम्मान करते हैं सुभाष चंद्र बोस जी को। उन्हीं को नेताजी के भी नाम से बुलाया जाता है। ये चाहे तो आप लोग मार्क कर सकते हैं दैट ही इज आउट ऑफ रिस्पेक्ट, उनको जो नाम दिया जाता है दैट इज नेताजी। सो ये आप लोग मार्क कर सकते हो कि भाई नेताजी किसको बुलाया जाता था फ्रीडम फाइटर्स में, दैट इज सुभाष चंद्र बोस जी। तो अब उनकी मृत्यु हमेशा थोड़ी सी मिस्टीरियस मानी जाती है सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद, और ये माना जाता है कि जी ताइवान में प्लेन उनका क्रैश हो गया था, वहाँ पे उनकी मृत्यु हो गई थी। तो अब उनकी पुत्री हैं अनीता बोस, वो ये मांग कर रही हैं भारत के सुप्रीम कोर्ट में कि नेताजी की जो एशेज हैं उनको वापस लाया जाए। एशेज आप लोग समझते होंगे, जब किसी व्यक्ति के क्रिमेशन के बाद जो बचता है बेसिकली उसको एशेज हम लोग कहते हैं। द लास्ट रिमेन्स, इफ आई मे से सो, आफ्टर द प्रोसेस ऑफ क्रिमेशन इज ओवर। सो उसको भारत में लाने की मांग करी जा रही है। आज की डेट में उनको ये माना जाता है कि जी टोक्यो में एक रेंकोजी टेम्पल है, टोक्यो में एक रेंकोजी टेम्पल है, यहां पे ये एशेज रखे हुए हैं। मेरे हिसाब से बहुत ज़्यादा रेलेवेंट न्यूज़ तो नहीं होनी चाहिए हमारे लिए एग्जाम की नज़र से, बट येस प्रीलिम्स में काम की हो सकती है, क्लैट में टिक करने के लिए ओएमआर में काम की हो सकती है। तो मेरे को ऐसा लगता है कि आप लोगों को इस न्यूज़ को फॉलो करना चाहिए, मतलब इनको लिख सकते हैं थोड़ा बहुत, पूरा डेप्थ में नहीं फॉलो करना। चलो जी नेक्स्ट पेज पे चलते हैं अपन लोग। अब ये जो नेक्स्ट न्यूज़ है सब ये एलपीजी क्राइसिस का है, वो मैं आप लोगों को बता ही चुका हूँ। चाहे प्राइम मिनिस्टर मोदी हो, चाहे चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ जी हो, हर जगह पे बोला जा रहा है कि एलपीजी का क्राइसिस नहीं है, प्रॉब्लम सॉल्व करी जा रही है। सरकार मेक श्योर कर रही है कि सप्लाई बना रहा है, बिकॉज वो ट्रांसपोर्ट में, लोगों के किचन में, रेस्टोरेंट इंडस्ट्री में, यहाँ तक कि आप में से जिन लोग को आइडिया हो कि जो पेस्टिसाइड्स बनाने की कंपनियां फैक्ट्रियां होती हैं, इन सारी जगहों पे बहुत नीड होती है। तो सरकार कह रही है भाई पैनिक मत करो, टेंशन की बात नहीं है, थिंग्स विल बी ओके, थिंग्स विल बी फाइन, वी आर टेकिंग केयर ऑफ थिंग्स। बट मुझे नहीं लगता कि ये सवाल डायरेक्टली इस पे बनना चाहिए। नेक्स्ट न्यूज़ पे हम लोग चलते हैं आगे, जो हमारे लिए आज के लिए रेलेवेंट हो सकती है। ठीक है, आप देखिए मैं ज़्यादातर न्यूज़ से आगे बढ़ता जा रहा हूँ बिकॉज दे आर नॉट वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस, एग्जाम की नज़र से बहुत काम की नहीं है हमारे लिए। नो, जरा भाई हम इधर आ जाते हैं। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला जी। अब आप में से जिन लोगों ने न्यूज़ को फॉलो करा है पिछले कुछ दिनों में, कल परसों में मेरे वीडियोस को भी देखा है, तो ओम बिरला जी जो कि हमारी लोकसभा के स्पीकर हैं, भारत की पार्लियामेंट में लोकसभा के स्पीकर हैं, इनके खिलाफ इम्पीचमेंट या आम भाषा में इनको हटाने के लिए, रिमूवल के लिए कोशिश करी जा रही थी बाय द ऑपोजिशन पार्टीज। ऑपोजिशन पार्टीज वो पार्टीज होती हैं जो रूलिंग पार्टी के खिलाफ होती है। मतलब रूल कौन कर रहा है इंडिया में? एनडीए, बीजेपी, बीजेपी और उसके घटक दल, उसके एलाइज। सो उन पार्टीज की जो ऑपोजिशन में, जैसे कांग्रेस हो गई, तृणमूल कांग्रेस हो गई, ये जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं, ये साथ आके कह रही थी कि भाई जो इन्होंने इल्ज़ाम लगाया था कि जी जो ओम बिरला जी हैं ये थोड़े से बायस्ड होके काम करते हैं। अब ओम बिरला, ये याद रखिएगा, ओरिजिनली तो ओम बिरला जी बीजेपी का ही हिस्सा थे। अब आज की डेट में वो स्पीकर बन गए, तो ये चीज़ मानी जा रही है, जब भी कोई स्पीकर बन जाता है तो ये माना जाता है कि वो पर्टिकुलर व्यक्ति स्पीकर बनने के बाद कहीं ना कहीं नॉन पार्टिसन हो जाएगा, वो किसी पॉलिटिकल पार्टी का नहीं रह जाएगा। तो हम ओम बिरला जी से भी यही उम्मीद करते हैं। परंतु उन पे इल्ज़ाम ऑपोजिशन लगा रहा है कि नहीं वो तो बायस्ड है, वो ऑपोजिशन को सही तरीके से बोलने का मौका नहीं देते वगैरह वगैरह। अब इनके खिलाफ कल 2-3 दिन से एक्चुअली ये प्रोसेस चल रही थी, वोटिंग भी करी गई, परंतु ओम बिरला जी के खिलाफ वो जो इल्ज़ाम लगाया जा रहा था उस पर इम्पीचमेंट या रिमूवल नहीं हो पाया। ओम बिरला जी कंटिन्यू कर रहे हैं अपनी सीट पे। तो उन्होंने बोला ऑपोजिशन ने कि हम हटवाना चाहते हैं, तो ये हुआ कि भाई ठीक है वोटिंग करवा के देख लीजिए। वोटिंग भी करवाई गई, बट ओम बिरला जी की तरफ लोगों ने ज़्यादा पॉजिटिव वोट डाला,
और ये माना गया कि नहीं, ये गलत काम नहीं कर रहे, बिल्कुल सही काम कर रहे हैं, एंड हेंस ही इज बैक ऑन हिज सीट। अब डेवलपमेंट क्या है, ओम बिरला जी का देखिए जो यहाँ पे बयान है, रूल्स अप्लाई टू ऑल, रूल्स अप्लाई टू ऑल, नो एमपी कैन स्पीक एनी टाइम ऑन एनीथिंग। तो ये बेसिकली आपको क्या समझना है, आपको किस चीज से रिलेट करना है कि ओम बिरला जी जो स्पीकर हैं, बेसिकली अगर आप लोग को आइडिया हो, को स्पीकर ना एक तरीके से समझ लो क्लास का मॉनिटर होता है, क्लास का टीचर होता है। सो स्पीकर बताएगा कि कब कौन बोल सकता है, कब कौन नहीं बोल सकता। एमपी एक्स बोलेंगे कि एमपी वाई बोलेंगे कि जेड बोलेंगे, ये ओम बिरला जी बताएंगे। ये कैसे बताते हैं, अलग अलग जीरो आर का एक कॉन्सेप्ट होता है हमारे यहाँ, देन स्टार्ट क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट होता है हमारे यहाँ, क्वेश्चन आर होता है। सो ऐसे अलग अलग चीज़ें होती हैं, अलग अलग वीडियोस में मैं आप लोग को ये चीज़ें समझाऊंगा। इस पर्टिकुलर डिस्कशन में के कौन बोल सकता है, कौन नहीं बोल सकता, कौन फाइनल डिसीजन मेकर होता है, वो होते हैं लोकसभा के स्पीकर। सो अब ओम बिरला जी ने इसी चीज पे बोला है कि भाई कोई भी एमपी कभी भी अपने मन से कुछ भी नहीं बोल सकता, रूल सब पे अप्लाई होते हैं। तो बेसिकली वो क्या कहने की कोशिश कर रहे हैं कि मेरे पे अगर आप इल्जाम लगा रहे थे कि मैं किसी पार्टी की तरफ बायस्ड हूँ या किसी पार्टी की तरफ बायस्ड नहीं हूँ, जो इन पे पहले इल्जाम लगा था, तो एक तरीके से ये कहीं ना कहीं जब ये एकदम उस इल्जाम से बरी हो जाते हैं या बिल्कुल इनके सपोर्ट में वोट हो जाता है और अब ये फाइनली अपनी पोजीशन पर बैठे हुए हैं। सो उन्होंने बोला कि भाई ऐसा नहीं है कि मैं किसी किसी को भी बोलने दूं, चाहे वो बीजेपी का हो, चाहे वो कांग्रेस का हो, चाहे वो तृणमूल का हो, किसी भी पॉलिटिकल पार्टी का, रूल्स तो सबके लिए सेम है। मैं सारे लोगों पे सेम तरीके से रूल्स लागू करूंगा। जो बोलने का आपको मौका दिया जाना चाहिए, जो कानून कहता है, मैं उसी तरीके से आपको अलाउ करूंगा। रैंडमली कोई भी व्यक्ति अपने मन से कुछ भी बोल दे, कुछ भी कर ले और उम्मीद करे कि वो अलाउ करा जाए लोकसभा में, सदन में, दैट वुडंट बी अलाउड बाय द लोकसभा स्पीकर। सो थोड़ा सा इनसे रिलेटेड ये डेवलपिंग न्यूज रही है पिछले कुछ दिनों में, थोड़ा सा फॉलो करिए इस न्यूज को। बाकी अगेन नॉट वेरी रेलेवेंट न्यूज फॉर अस। हाँ, अब इस न्यूज पर आते हैं, ये अपने लिए काम की हो जाती है। इंडिया को स्पॉन्सर्स रेजोल्यूशन एट यूएनएससी कंडेमिंग ईरान अटैक्स ऑन गल्फ नेशन। अब अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आपको ये समझ में आएगा कि अभी हम लोग ने न्यूज पढ़ी थी कि जी मोदी जी बात कर रहे हैं पेजेश्कियान जी से, जो कि प्रेसिडेंट है ईरान के, तो कहीं ना कहीं ईरान से बातचीत कर रहे हैं, अपने संबंधों को अच्छा रखने की कोशिश कर रहे हैं। ईरान में जो हुआ उस पर्टिकुलर चीज को हम ये भी कहते हैं कि वो ईरान के साथ सही नहीं हो रहा है, आम लोगों की जान जा रही है। बट एट द सेम टाइम यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल, जो अगर आप लोग को आइडिया हो, 15 मेंबर की एक बॉडी होती है, इस पर्टिकुलर बॉडी में एक रेजोल्यूशन आया जिसको इंडिया ने सपोर्ट करा। इंडिया ने उसमें वोट नहीं करा, याद रखिएगा, इंडिया इस समय ऑफिशियली उसमें वोट नहीं कर रहा है, बट इंडिया उस पर्टिकुलर चीज को सपोर्ट कर रहा है। ये किसके द्वारा लाया गया था, ये लाया गया था बहरीन के द्वारा। ध्यान से देखते हैं इसको। New Delhi co-sponsored a resolution 2817 at United Nations Security Council that condemned the egregious attacks by Iran against Gulf Cooperation Council countries, ये Gulf countries जिनको मैं आपसे कह रहा था, and Jordan, and demanded cessation of all attacks by Tehran while denouncing its threat of closure of Strait of Hormuz। या तो एक तो ये मार्क कर लेते हैं आप लोग, रेलेवेंट हो जाता है। Then India co-sponsored the Bahrain-led resolution along with over 130 countries। ये पूरी लिस्ट है कंट्रीज की, ये सारी लिस्ट अपने लिए रेलेवेंट नहीं है। ओके, सो बेसिकली आप लोग को क्या याद रखना है एग्जाम के लिए, हमारे लिए क्या काम का हो जाता है, हमारे लिए रेलेवेंट हो जाता है, हमारे लिए ये काम का हो जाता है कि इंडिया ने ईरान के खिलाफ एक पर्टिकुलर रेजोल्यूशन था यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में, उसका समर्थन करा है। कौन लेकर आया था उस रेजोल्यूशन को, बहरीन लेकर आया था उसको। और क्या समर्थन करा है कि भाई ईरान जो गल्फ नेशंस पे हमला कर रहा है, ये मैंने आपको जो बताए थे, गल्फ नेशंस वही हैं जिन पे बेसिस मैंने आपको बताया था, बेसिस है ना यूएस का, जैसे सऊदी पे, जैसे यूएई पे, कुवैत पे, कतर पे, बहरीन पे, इन सब पे जो हमला कर रहा है ईरान। तो इंडिया ने भी बोला है कि भाई ये हमले आपको नहीं करने चाहिए, ये गलत है आप जो ये हमले कर रहे हो। अब क्यों ईरान हमला कर रहा है इन देशों पे, क्योंकि ईरान ने बोला कि ये सारी जगहों पे बेस है अमेरिका का। एक्चुअली युद्ध तो ईरान
का इसराइल और यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका से है। बट यूएस ने अपने जो बेसिस इन बाकी देशों में बना रखे हैं, ईरान कहता है ये गलत है, ये बेसिस बंद करो, क्योंकि इसी से आप हम पे हमला कर रहे हैं। सो इंडिया, अगर आप देखें तो आप ये भी कह सकते हो कि भाई इंडिया फिर ईरान के खिलाफ क्यों वोट कर रहा है। सो इंडिया ईरान के खिलाफ नहीं है। इंडिया ये कह रहा है कि भाई हम समझ रहे हैं कि आपका जो युद्ध चल रहा है, बट आप इन गल्फ नेशंस पे हमला क्यों कर रहे हो, ये तो आप पे हमला नहीं कर रहे। ये बेसिकली उस टॉपिक से रिलेटेड है। ऑफ कोर्स ईरान का उसमें ये कहना है कि भाई हमारी लड़ाई इन देशों से नहीं है, पर इन देशों में जो बेसिस है हमको उससे प्रॉब्लम है, आखिर ये देश वो बेसिस को क्यों चलाने देते हैं। सो ऑब्वियसली ये सारी चीज़ें थोड़ी सी, जिसके पॉइंट ऑफ व्यू से देखोगे उसकी नज़र से आपको चीज़ अलग लगेगी, और डेफिनेटली ये थोड़ी सी अपने आप में कॉम्प्लिकेटेड तो है ही भाई। इस न्यूज़ को ध्यान रखिएगा, रेजोल्यूशन को ध्यान रखिएगा, रेलेवेंट हो जाता है। चलो जी आगे चलते हैं। Now, these are not very important news, very less probability कि हमारे से एग्जाम में पूछा जाए ये वाली न्यूज़ को। आगे चलते हैं हम लोग। हाँ जी चलो जी, एडिटोरियल पेज पे आ जाते हैं। अब एडिटोरियल पेज पे क्या हमारे हिसाब से बहुत रेलेवेंट हो जाता है, ये जो कल अभी मैंने आपको बताया था, अगर आपने कल की और परसों की, अगर आपने मेरे साथ न्यूज़ फॉलो करी थी या फॉलो कर रहे थे, तो एक्चुअली दो रिमूवल्स की कोशिश करी जा रही थी बाय द ऑपोजिशन। एक तो हम लोग ने अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा था, हम लोगों ने देखा कि ओम बिरला जी को कह रहे थे कि उनको पद से हटा देना चाहिए, उन पे इल्ज़ाम लग रहे थे। दूसरा जो हमारे को देखने को मिल जाता है, दैट इज चीफ इलेक्शन कमिश्नर ज्ञानेश कुमार जी को भी हटाने की मांग करी जा रही है। The impeachment motion likely to be moved in parliament by parties of opposition against Chief Election Commissioner Gyanesh Kumar is not a step towards resolution of political problem, but is disquieting symptom. अब ये बेसिकली एडिटोरियल है, तो ये न्यूज़ नहीं है, ये किसी व्यक्ति की राय है जो कि इंडियन एक्सप्रेस न्यूज़पेपर के एडिटोरियल बोर्ड में होंगे, उनकी ये राय है। उनका ये कहना है कि भाई चीफ इलेक्शन कमिश्नर को ऐसे हटाने के लिए जो आप पार्लियामेंट में कोशिश कर रहे हैं, याद रखिए स्टूडेंट्स, ये एक संवैधानिक टॉपिक होता है और ये रिलेट करता है, मैं आप लोग को नॉलेज के लिए बता दे रहा हूँ, आर्टिकल 324 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन रेड विद आर्टिकल 124 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, उससे ये पर्टिकुलर रिमूवल की प्रोसेस जुड़ी है। सो मेरे हिसाब से आप लोग को ये चीज़ याद रखनी ज़रूरी है कि किसको हटाने की बात हो रही है, किस पोस्ट पे हटाने की बात हो रही है, आर्टिकल्स कौन से रेलेवेंट है। अब देखो ये तो थोड़ा सब्जेक्टिव हो जाता है कि ऑपोजिशन जो कर रहा है वो सही है या गलत है, सबकी अलग अलग राय हो सकती है, वो राय आपके और मेरे लिए रेलेवेंट नहीं है। बट यस, क्योंकि ये एडिटोरियल है, तो एडिटोरियल्स को अगर आप पढ़ेंगे नहीं तो आप कॉम्प्रिहेंशन रीड करके टोन समझना या आर्टिकल कहने की क्या कोशिश कर रहा है ये समझना नहीं सीख पाएंगे। तो प्लीज रीड द एडिटोरियल ऑन अ वेरी वेरी सीरियस नोट, ये आप लोगों को मदद करेगा, आप लोग के काम का है। इसी तरीके से एक और एडिटोरियल में रेलेवेंट आर्टिकल आप लोग के लिए है, इन ब्लैकलिस्टिंग एक्सपर्ट सुप्रीम कोर्ट डज इटसेल्फ डिससर्विस। अभी किसकी बात करी जा रही है, मैं यहाँ पे बात कर देता हूँ, एनसीईआरटी। अगर आप लोगों ने ध्यान दिया हो तो आप लोगों ने देखा होगा कि एनसीईआरटी की क्लास 8 की एक बुक थी जिसमें जुडिशरी में, भी थोड़े दिन पहले की न्यूज़ है, जुडिशरी को करप्ट बोल दिया गया था उस पर्टिकुलर बुक में। सुप्रीम कोर्ट तक वो बात पहुंचती है, सुप्रीम कोर्ट टेक्स इट वेरी सीरियसली, और सुप्रीम कोर्ट एनसीईआरटी से कहता है कि भाई ये क्या बात हुई, एग्जीक्यूटिव को या लेजिस्लेचर को कुछ नहीं बोला जा रहा और जुडिशरी को करप्ट बोल दिया जा रहा है। क्लास 8 के बच्चे बहुत इंप्रेशनेबल एज के होते हैं, कम उम्र के होते हैं, उनको आज आप अभी से अगर आप उनके दिमाग में ऐसा आइडिया डाल देंगे कि जुडिशरी करप्ट है, तो वो तो पूरे के पूरे इंस्टीट्यूशन को ऐसा सोचना समझना शुरू कर देंगे। साथ ही साथ सुप्रीम कोर्ट का ये भी कहना था कि भाई बेसिस क्या है, आप कैसे इस तरीके का एक वेग, एक जेनेरिक स्टेटमेंट बोल सकते हैं। तो फिर सुप्रीम कोर्ट ने ये चीज़ एनसीईआरटी से बोली कि भाई ये गलत है, और एनसीईआरटी ने उसको हटाने के लिए मान भी लिया कि भाई हम हटा दे रहे हैं इस चीज़ को। बट सुप्रीम कोर्ट एनसीईआरटी पे एक्चुअली काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हुआ। सो इस आर्टिकल में जो, अब ये कितना सही है कितना गलत है ये तो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट डिसाइड करे, बट अगर आप वैसे देखें तो कहीं ना कहीं तो ऐसा लगता है कि भाई सीधे ऐसे पूरे इंस्टीट्यूशन को तो गलत कोई नहीं कह सकता। हाँ, कुछ लोग हर जगह पे सही और गलत दोनों तरीके के होते हैं, बट आप पूरी संस्था को गलत कह दें तो ये तो डेफिनेटली थोड़ा सा गड़बड़ हो जाता है। सो बट ये आर्टिकल बेसिकली क्या कहने की कोशिश कर रहा है, और मेरी राय होगी कि आप लोग इस आर्टिकल को डेफिनेटली रीड करें, एज आई मेंशन फॉर कॉम्प्रिहेंशन पर्पसेस। सो यहाँ पे बोला जा रहा है कि आप एक्सपर्ट्स, एनसीईआरटी एक एक्सपर्ट है। एनसीईआरटी, आप में से जिन लोगों को आइडिया हो,
ये अपने आप में नेशनल काउंसिल फॉर एजुकेशनल रिसर्च होता है। इनका जो बेसिक काम है ना, वो क्या पढ़ाया जाए बच्चों को, बुक्स कैसी लाई जाए। एनसीईआरटी बुक्स, आप में से बहुत सारे लोग जो सीबीएसई बोर्ड के, आप लोग को मालूम ही होगा, एनसीईआरटी की बुक्स पढ़ते हैं। सो ये जो पर्टिकुलर बुक्स पे काम करते हैं, ये जो रिसर्च करते हैं, ये एक्सपर्ट्स की जोन में चला जाता है ये टॉपिक। ये आर्टिकल ये कहने की कोशिश कर रहा है कि सुप्रीम कोर्ट को इतना भी सीरियस नोट पे या इस तरीके से भी रिएक्ट नहीं करना चाहिए था। अब ये आर्टिकल में इस तरीके की बात करी जा रही है। रीड द टोन, रीड एज आई सेड, ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट द आर्टिकल इज ट्राइंग टू पोर्ट्रे, पॉइंट आउट। आपकी अपनी सोच हो सकती है, मेरी अपनी सोच हो सकती है, बट अभी ये सोच से रिलेटेड नहीं है, क्योंकि ये आपकी और मेरी सोच से नहीं, इसका कोई लेना देना है। अभी रेलेवेंट बस इतना हो जाता है दैट यू नीड टू अंडरस्टैंड दिस पर्टिकुलर टॉपिक। अंडरस्टैंड क्या कहने की कोशिश है, क्योंकि आप लोग के एग्जाम में रेलेवेंट होते हैं। चलो जी आगे चलते हैं। ना एक ये अगेन एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक इस समय चल रहा है। ये इसमें न्यूज़ तो नहीं इतनी रेलेवेंट है, बट मैं आपसे चाहूंगा कि आप इस आर्टिकल को जरूर से अपनी नज़र से निकालें बच्चों, क्योंकि आप ही लोगों से रिलेटेड है। बेसिकली इसमें ये चीज़ बोली जा रही है कि क्या एज के बेस पे सोशल मीडिया बैन होना चाहिए। जैसे हम लोग देख रहे हैं कि आंध्र प्रदेश की सरकार ने बोला, कर्नाटका की सरकार ने बोला कि 16 साल के बच्चे, 13 साल के बच्चे सोशल मीडिया, 16 और 13 से कम उम्र के बच्चे क्या सोशल मीडिया यूज़ कर सकते हैं, वो सही है, वो गलत है। ऐसा कानून एक्चुअली दुनिया में पहला देश ऑस्ट्रेलिया है जिसने ऐसा कानून भी बनाया। तो क्या ये पर्टिकुलर चीज़ सोशल मीडिया पे बैन होना चाहिए, या ये टोटल बैन के बजाय, बच्चों पे बैन होने के बजाय कहीं ना कहीं कुछ सिक्योरिटी चेक्स के तहत उनको वो चीज़ अलाउ कर देनी चाहिए। आफ्टर ऑल जो एडोलेसेंट है, बिल्कुल वो एक इम्प्रेशनेबल एज है जिसमें कई बार बच्चे गलत चीज़ें भी सीख जाते हैं, पर एट द सेम टाइम यही वो पर्टिकुलर एज है जहाँ पे उनको अपनी डिसीजन मेकिंग भी सिखानी चाहिए और उनको ये बताना चाहिए कि आप खुद ये डिसाइड करो कि क्या चीज़ सही है, क्या गलत है। सो अगेन ये एक सब्जेक्टिव टॉपिक है कि क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए। उस पर ये एक पर्टिकुलर दो अलग अलग राय है कि क्या ये अलाउड होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। आई वुड सजेस्ट प्लीज गो थ्रू दिस पर्टिकुलर आर्टिकल, इट विल हेल्प यू पीपल। डेफिनेटली काम का आर्टिकल है बच्चों। चलो जी आगे चलते हैं। नॉट वेरी रेलेवेंट, ये हम लोगों ने पढ़ ही लिया था। स्टेट ऑफ हॉर्मुज से एक्चुअली 2 शिप आए हैं जो इंडिया पहुंचे हैं, बट मुझे लगता नहीं शिप्स के नाम याद रखने बहुत जरूरी है, इतना तो नहीं एग्जाम में पूछा जाना चाहिए हमारे से। आई थिंक, हाँ जी, इस पेज पे नहीं। अब हम लोग आ जाते हैं एक्सप्लेन पेज पे। नो एक्सप्लेन पेज पे अगेन ये न्यूज आप लोग के लिए काम की है। कोविड वैक्सीन साइड इफेक्ट्स बाय सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर नो फॉल्ट कॉम्पनसेशन। ओके, अब ये बेसिकली आप लोग बच्चे जो लोग स्पेशली लॉ से रिलेटेड एग्जाम दे रहे हैं, लॉ ऑफ टॉर्ट में एक कॉन्सेप्ट आता है जिसको हम कहते हैं नो फॉल्ट लाइबिलिटी। नो फॉल्ट लाइबिलिटी को कई बार हम लोग स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी से, एब्सोल्यूट लाइबिलिटी जैसे टॉपिक से भी रिलेट करते हैं। सो लॉ से अगर आप इसको रिलेट करेंगे, बेसिकली ये न्यूज क्या है, द सुप्रीम कोर्ट ऑन ट्यूसडे डायरेक्टेड द सेंटर टू फॉर्मुलेट अ नो फॉल्ट कॉम्पनसेशन पॉलिसी फॉर इंडिविजुअल्स who suffered serious adverse effects or died after receiving COVID vaccines. The court ruled that families should not be forced to prove negligence in civil court to claim relief for vaccine related injuries. Now, बेसिकली यहाँ पे क्या कहने की कोशिश करी जा रही है ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। सुप्रीम कोर्ट ये कह रहा है कि भाई कोविड के टाइम पे, आप लोगों को याद होगा कोविड के टाइम पे वैक्सीन तकरीबन सारे ही लोगों ने ली थी, बहुत सारे लोगों ने ली थी। कोविशील्ड वैक्सीन हुआ करती थी, कोवैक्सिन हुआ करती थी। कई बार ये देखा गया, बाद के कुछ केसेस ऐसे हुए जहां पे इन वैक्सीन की वजह से कुछ लोगों की, ऐसा बोला गया कि कॉम्प्लिकेशंस आ गए, लोगों की जान चली गई। सो सुप्रीम कोर्ट ये कह रहा है कि अगर किसी भी इंडिविजुअल की वैक्सीन की वजह से जान गई है, भले ही उसने खुद कोई गलती करी थी या नहीं करी थी, उसकी कोई नेग्लिजेंस थी या नेग्लिजेंस नहीं थी, उससे फर्क नहीं पड़ता। नो फॉल्ट लाइबिलिटी मतलब एब्सोल्यूट लाइबिलिटी एक तरीके से बन जाती है। किसकी बन जाती है? जिसने वो पर्टिकुलर वैक्सीन दी थी। सिविल कोर्ट में प्रूव नहीं करना पड़ेगा कि हमने कोई गलती करी है, कि हमने गलती नहीं करी है, वैक्सीन के बाद हमने सारे रूल्स फॉलो करे थे कि नहीं फॉलो करे थे, जो हमारे को बताया गया था कि वैक्सीन लेने के बाद क्या करना चाहिए, क्या करना नहीं चाहिए, वो फॉलो करा गया क्या नहीं करा गया, इस सबसे कोई लेना देना नहीं है। सुप्रीम कोर्ट कह रहा है अगर वैक्सीन की वजह से किसी की जान गई है तो उसको कॉम्पनसेशन पूर्ण रूप से दिया जाएगा।
Definitely student, this is our relevant news of information for piece of information for us, और ये काम की हो जाती है, इसको डेफिनेटली इस आर्टिकल को आप लोग रीड करिए, रेलेवेंट है। इसी में बच्चे आप लोगों ने, जिन लोगों ने नहीं देखा, देखिए एक बड़ा अच्छा मैप दिया हुआ है स्टेट ऑफ हॉर्मुज का। ये देखो पर्शियन गल्फ जो मैं आपको बता रहा था, दिस इज अरेबियन सी, और इसके बगल में आपको ईरान दिख जाता है, इराक, दिस इज ये जो छोटा सा आपको डार्क कलर में देखने को मिल रहा है ना, दिस यहाँ पे कुवैत देखने को मिल जाता है, यूनाइटेड अरब एमिरेट है, एक्चुअली यहीं पे बहरीन और कतर हो जाते हैं इन जगहों पे, ओमान, सऊदी अरेबिया, तो ये सारे देश हैं। यही इस समय वो जोन है, ये स्टेट ऑफ हॉर्मुज, ये है पॉइंट, ये वो जोन है जहां से सारी प्रॉब्लम आ रही है, जहां से ये समुद्री जो बोला जा रहा है ना कि जहाजों को ईरान रोक दे रहा है, और देखो ईरान, ये पूरे ईरान के बगल में स्टेट ऑफ हॉर्मुज है, तो इसलिए ईरान उसको रोक पा रहा है। फॉलो करिए इस न्यूज को, रेलेवेंट है। अब एक और चीज याद रखिएगा, डेप्थ में आप लोग को नहीं जाना, बट अगर आप लोगों को आइडिया हो, ये थोड़ी सी इस समय दब गई है न्यूज, बट ये रेलेवेंट न्यूज है। अफगानिस्तान एंड पाकिस्तान आर ऑल्सो एट लॉकरहेड्स दीज डेज। अफगानिस्तान पाकिस्तान का भी एक युद्ध चल रहा है पैरेलली, तो अफगानिस्तान पाकिस्तान को भी आपस में इशू चल रहा है। जरा मेरे को लगता नहीं कि हमारे लिए एग्जाम में बहुत रेलेवेंट होगा ये, बट इसको भी आप लोगों को ध्यान रखना जरूरी है, तो इसको नजर से निकाल के रखिए आप लोग। आई थिंक दैट्स अबाउट इट फॉर द डे स्टूडेंट्स। इसके अलावा मुझे नहीं लगता अभी कोई भी ऐसी बहुत मेजर न्यूज है जो हमारे लिए काम की हो जाती है। अब मेरे को यहाँ पे एक चीज रेलेवेंट दिख गई तो मैं मार्क करा देता हूँ भाई। फीफा फुटबॉल वर्ल्ड कप जो इस साल होने जा रहा है, और जब होगा तो आपके और मेरे लिए बहुत रेलेवेंट होगा एग्जाम की नजर से। फीफा प्रेसिडेंट कौन है? गियानी इन्फेंटिनो, नाम मार्क करके रखो भाई, गियानी इन्फेंटिनो। इस बार फीफा वर्ल्ड कप होगा कहाँ पे? फीफा वर्ल्ड कप होगा, देखो यहाँ पे लिखा है, द यूएस इज होस्टिंग द टूर्नामेंट विद कैनेडा एंड मेक्सिको फ्रॉम जून 11 टू जुलाई 19। तो जब भी होगा ये अगले 2-3 महीने बाद, दिस इज डेफिनेटली गोइंग टू बी अ वेरी इंपॉर्टेंट पीस ऑफ न्यूज फॉर अस, जो हमारे से एग्जाम में पूछी जा सकती है। सो फीफा के प्रेसिडेंट और कहाँ हो रहा है नेक्स्ट फुटबॉल वर्ल्ड कप, इतनी चीजों को मार्क करके रखिए। चलिए जी, आज के इस डिस्कशन को स्टूडेंट्स अब हम लोग यहीं पे रोकते हैं। आई होप आज मैंने जितनी चीजें आप लोगों को मार्क कराई हैं, जितनी न्यूज आप लोग के साथ डिस्कस करी, आप इन सबको फॉलो करेंगे। अगर आप में से किसी को भी किसी भी तरीके की अपनी प्रिपरेशन से रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए, आप मुझे रीच आउट करना चाहते हैं, जैसे मैंने बताया मैं लखनऊ सिटी बेस्ड चीफ मेंटोर हूँ लेक्स लोसाई क्लैट अकेडमी का और लेक्स लोसाई जुडिशियल अकेडमी का। माय कॉन्टैक्ट नंबर इज 7706893121 I am available on WhatsApp as well as Telegram। आप मेरे को लेक्स लोसाई क्लैट अकेडमी, लेक्स लोसाई जुडिशियल अकेडमी को इंस्टाग्राम पे भी आप लोग फॉलो कर सकते हैं, वहां से भी आप मुझे रीच आउट कर सकते हैं। यूट्यूब के भी कमेंट बॉक्स में डेफिनेटली आप कमेंट्स कर सकते हैं। आप कोई भी चीज़ जानना चाहते हैं प्रिपरेशन से रिलेटेड, करंट अफेयर्स से रिलेटेड, फील फ्री टू रीच आउट टू मी स्टूडेंट्स। चलिए आज के डिस्कशन को मैं यहीं रोकता हूँ। होपफुली यू आर एंजॉइंग द करंट अफेयर्स डिस्कशंस। बाय बाय एंड टेक केयर।